रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। चुनाव नजदीक आते ही सरकारों और राजनीतिक दलों का जनता के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। इलेक्शन का महंगाई कनेक्शन और सीबीआई का चुनावी रूट आज की बड़ी खबरों में है। तो आज पहली दस्तक महंगाई की आपदा में तेल तस्करी के अवसर वाले अपराध पर देंगे। दूसरी दस्तक देकर आज आपको पूछना है, क्या चुनाव पास आएगा तभी महंगाई दूर जाएगी? और तीसरी दस्तक आज होगी सीबीआई की साख पर उठते सवालों से जुड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले बात महंगाई की आपदा में तस्करी का अवसर खोज लेने वालों की। लगातार 12 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, तो अब लगातार 2 दिन तेल की किस्तों वाली महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन तेल के दाम बढ़े उसके बाद घटे नहीं। यानी जितना चीरा जेब पर लगा उतने पर छोड़ दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, मुंबई में 100 रुपए से 3 रुपए कम। महंगाई की जब आपदा आई तो तस्करी का अवसर कैसे पैदा किया गया, पहले यह देखिए और फिर आगे बात करेंगे। चुनाव जब पास आएंगे क्या तभी महंगाई दूर जाएगी? पेट्रोल भराने का मीटर जैसे ही बंद होता है, तेल भराने वाला ग्राहक बूंद बूंद पेट्रोल निचोड़ने का हर उपाय करता है। पाइप टेढ़ी सीधी करने से लेकर नॉब के पास गिरे पेट्रोल की आखिरी बूंद तक को समेटने का ये वीडियो भारत में तेल की महंगाई झेलती जनता की वायरल समस्या का सबूत है। तेल महंगा हुआ तो मुजफ्फरनगर के राहुल ने मोटरसाइकिल ही पेड़ पर टांग दी। ना रहेगी बाइक, ना बजेगी पेट्रोल भराने में जेब की बैंड। राहुल जी आज आप बाइक पेड़ पर टांगी तो किस वजह से? तो पेड़ को तो इसलिए टांगनी पड़ी थी, पैसे नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो रायपुर में कांग्रेस नेता उन आम लोगों की आरती पेट्रोल पंप पर ही उतारने लगे जो कार, स्कूटी, बाइक की टंकी फुल कराने की हिम्मत जुटा पाए। और तेल की महंगाई ने हालत कुछ यूं कर दी है कि श्री राम के देश के लोग यानी भारत के नागरिक यूपी बिहार से बॉर्डर पार करके मां जानकी के देश नेपाल से जाकर पेट्रोल डीजल भराने लगे। बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। सब लोग नेपाल जा रहे हैं, महंगाई की वजह से पेट्रोल पे पंप पे बड़ी कम लोग आ रहे हैं, सब लोग नेपाल जा रहे हैं। तो हुआ यह है कि जब भारत में पेट्रोल डीजल ने जनवरी में 11 बार और फरवरी में 14 बार यानी कुल 25 बार की महंगाई की छलांग लगाकर 100 रुपए चूमने की बेताबी दिखाई, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के लोग केन और टंकी में इतना पेट्रोल और डीजल भरकर अपनी मोटरसाइकिल पर लाने लगे कि आयकर विभाग वालों को पता न हो कि नेपाल से ये तेल लाया जा रहा है, तो इन पर आय से ज्यादा तेल खरीदने का आरोप लगाकर जांच भी बैठा दी। अब महंगाई ने पेट्रोल डीजल को लग्जरी की श्रेणी में जो पहुंचाना शुरू कर दिया। देखिए इस तस्वीर को, एक बाइक जाती है, पीछे केन बंधा है। दूसरी बाइक पर टंकी है। ऐसी सैकड़ों मोटरसाइकिल यहाँ आती जाती दिखती हैं, जिनमें कॉमन बात ये कि सबके पीछे कोई केन, टंकी, पीपा रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में 90 रुपए का पेट्रोल हो जाने पर बगल में नेपाल के ठूठीबारी, झुलनीपुर, लक्ष्मीपुर, बहुआर से 70 भारतीय रुपए में पेट्रोल लेकर आ जा रहे हैं। भारत नेपाल के बीच पेट्रोल में यहाँ पर 20 रुपए और डीजल में 22 रुपए का अंतर जो है। लिहाजा जब देश में तेल की महंगाई कंट्रोल होती नहीं दिखी, तो बॉर्डर पर आरोप है कि तेल के तस्करों के लिए भ्रष्टाचार का रेट ही फिक्स कर दिया गया। कितना लेते हैं? चलिए छोड़िए, कितना लेते हैं? लेकिन हम लोग कितना लेते हैं ये बताइए। 50 रुपया एक चक्कर का 50 रुपया है। महंगाई की कोख से पैदा हुआ ये वो अपराध है जिसमें नेपाल से सटे बिहार के रक्सौल में भी पेट्रोल डीजल की झोला भरकर तस्करी शुरू करा दी। बोरियां हैं, बोरियों के भीतर सफेद नीले पीले गैलन हैं, जो बिहार के रक्सौल से आए लोग नेपाल में भरवाते हैं। क्योंकि बिहार के रक्सौल और नेपाल के बीरगंज के बीच दूरी कुछ किलोमीटर है, लेकिन पेट्रोल के दाम में अंतर 22 रुपए का। डीजल भारत के मुकाबले नेपाल में यहाँ पर 26 रुपए सस्ता। ये दाम सुनकर संभव है कि आप भी कहें चलो नेपाल से ही तेल भरा लाते हैं, लेकिन ये सब तो कानून विरुद्ध है।
और उसी कानून को तोड़कर महंगाई की आपदा में सस्ते तेल की तस्करी का अवसर खोज निकाला गया है। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक। आपके मन में जरूर सवाल होगा कि भारत के मुकाबले नेपाल एक छोटा देश है, फिर भी वहां पेट्रोल डीजल 22 से 26 रुपए तक सस्ता क्यों है? इसकी वजह जान लीजिए। नेपाल की सीमाएं 3 तरफ से भारत को छूती हैं, जबकि उत्तरी सीमा चीन से लगी है। नेपाल को भारत का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही तेल रिफाइन करके भेजता है। सामरिक कूटनीतिक नजरिए से जिम्मेदारी के साथ भारत नेपाल को तेल देता है, लेकिन भारत और नेपाल में तेल के दामों में भारी अंतर की वजह है तेल पर लगने वाला टैक्स। भारत के मुकाबले नेपाल में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम लगता है। नेपाल में पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के नाम पर 5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया गया था, जिसका जनता ने भारी विरोध किया था। तो भारत में तेल कैसे सस्ता होगा? दस्तक में हम आपको लगातार बताते आए हैं कि इसका एकमात्र रास्ता केंद्र और राज्यों को खुद के टैक्स वाले लालच में कमी करने से निकलेगा। सरकारें कहती हैं कि हम क्या करें, तेल कंपनियां ही दाम तय करती हैं। अगर ऐसा है तो आपको दस्तक देकर यह पूछना जरूरी है कि फिर चुनाव नजदीक आने पर तेल सस्ता और चुनाव दूर होने पर तेल महंगा कैसे रहता है? पिछले ही महीने आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में करीब 35% का इजाफा हुआ, जबकि 84% परिवारों की आमदनी घट गई और भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 10 महीने में 12.98 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया, जिसे देश के बेहद गरीब लोगों को बांटा जाए तो हर गरीब को 94,000 रुपए मिल जाएंगे। गरीबी और अमीरी की सी चौड़ी होती खाई के बीच खड़े देश में जब तेल की महंगाई ने खुशियों को 2 बिलांग छोटा करना शुरू कर दिया तो विरोध में ही सही, लेकिन क्या पता ये वक्त आ जाए कि पेट्रोल भराने के लिए लोन लेना पड़ जाए। जमशेदपुर में 10 लीटर पेट्रोल 900 रुपए में खरीदने के बदले 3 महीने में किश्त चुकाने का मौका ऑल इंडिया सिख फेडरेशन की तरफ से दिया जाने लगा है। और तब अपनी लग्जरी कार के आगे साइकिल पर चलते हुए रॉबर्ट वाड्रा तेल की महंगाई का विरोध करते दिल्ली में दिखते हैं। मेरी एक ही गाड़ी है और मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, मैं कोई एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठा हूँ। अगर मैं मुश्किलें उनकी समझना चाह रहा हूँ तो मैं जरूर बाहर आऊंगा और समझूंगा और महसूस करूंगा कि कितनी मेहनत, कितना पसीना बहा रहा हूँ, तभी वही कॉमन मैन कर रहा है। कॉमन मैन की समस्या पर फिलहाल सियासत ज्यादा है, समाधान कम। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन करते हैं। अब ये पैड, क्रिकेट और ये गियर होके क्यों निकले? नरेंद्र मोदी जी शतक बना दिया ना पेट्रोल पे। 70 साल के बाद पहली बार सेंचुरी कोई मारा। तो समाधान कहाँ है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले राज्य कर में 1 रुपए की कमी की। इससे पहले राजस्थान ने 2% वैट में कमी की थी। असम में राज्य सरकार ने 5 रुपए का एडिशनल टैक्स तेल पर घटाया, तो मेघालय ने 7 रुपए से ज्यादा की राहत पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा कर दी। अब गेंद केंद्र के पाले में डाली गई। क्या केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके आम आदमी को पेट्रोल डीजल भराने में राहत की सांस लेने देगी? क्योंकि कोरोना काल में जब कच्चा तेल $19.9 प्रति बैरल पर आ गया था, तो केंद्र सरकार ने मार्च से मई 2020 के बीच पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। अब कच्चा तेल महंगा हो गया तो वही एक्साइज ड्यूटी क्या केंद्र सरकार को घटानी नहीं चाहिए? ये हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव, अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। टैक्स बढ़ाना नियंत्रण में है, घटाना हाथ में नहीं। घटाना तब हाथ में आता है जब चुनाव नजदीक आता है। ये हम नहीं कह रहे, झारखंड के वित्त मंत्री बोलते हैं, जिनसे आज तक संवाददाता ने पूछा कि पश्चिम बंगाल और असम की तरह क्यों नहीं टैक्स वाला बोझ थोड़ा कम कर देते हैं। चुनाव है तो वही है, झुनझुना झुनझुना बजाते हैं चुनाव के समय में, और फिर वही चले जाएंगे। सच्चाई यही है कि तेल के दामों पर हाथ खड़ा करने वाली सरकारें चुनाव आने पर वही टैक्स घटाकर खुद को बड़ा धर्मात्मा बताने लगती हैं, जो तेल की एक एक बूंद में टैक्स वाली महंगाई की मिलावट करती हैं।
दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। अब गौर करने वाली बात यह है कि तेल पर टैक्स की कैंची थोड़ी सी कम करने वाले 4 राज्यों में 2 राज्य तो वो हैं जहां चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल और असम। अब सवाल उठता है कि तेल के दामों पर अपना कंट्रोल नहीं है, यह कहने वाली सरकारें क्यों चुनाव देखकर तेल घटाने बढ़ाने लगती हैं। इसके 3 उदाहरण हम आपको आज दे रहे हैं। साल 2017 में 16 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं। उस वक्त पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव होने थे। चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ गए थे। कर्नाटक चुनाव के दौरान मतदान के पहले 3 हफ्ते तक पेट्रोल डीजल के दाम रुके रहे थे। 12 मई 2018 को कर्नाटक में वोटिंग के बाद 19 दिन के भीतर पेट्रोल 4 रुपए लीटर तक महंगा हो गया था। नवंबर 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव थे। उसके पहले 12 दिन के अंदर पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता हुआ था। 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए और 15 से 18 दिसंबर तक लगातार 4 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। चुनाव को नजदीक देखकर सिर्फ तेल ही सस्ता नहीं होता, बल्कि आरोप है कि इलेक्शन पास आ जाए तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी हरकत में आ जाती है। आरोप की वजह इस बार बना है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी, ममता के भतीजे की पत्नी की बहन तक कोयला घोटाले में सीबीआई के हाथ पहुंचने लगे। फौरन सीबीआई को बीजेपी के इशारे पर काम करने का सियासी आरोप लगने लगा है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहे, टोलाबाजों का राज रहे। कट कल्चर बंगाल में रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी महीने में जब तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी की पार्टी और परिवार के भ्रष्टाचार पर तो खूब बोले। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे की पत्नी रुजिरा बनर्जी और भतीजे की साली मेघना गंभीर तक कोयला घोटाले में पहुंची सीबीआई जांच की आंच पर प्रधानमंत्री ने फिलहाल एक शब्द नहीं बोला, जिसमें सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को पूछताछ का नोटिस भेजा है। ममता बनर्जी के भतीजे की साली मेघना मंगलवार को सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन कोयला घोटाले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर ही सियासत के काले खेल में शामिल होने का आरोप लगाया जाने लगा। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। क्या ये सच है कि चुनाव से पहले या चुनाव के करीब बीजेपी विरोधी भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए सीबीआई खुद एक राजनीतिक हथियार बन जाती है? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती की पार्टी गठबंधन की बात शुरू कर रहे थे। तभी खनन घोटाले में अखिलेश यादव के करीबियों के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे थे। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा था। 2019 में ही हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र जमीन घोटाले में दायर हो गया था। कर्नाटक में सत्ता के लिए जरूरी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार पर भी छापेमारी सवालों के कटघरे में खड़ी की गई थी और अब वही आरोप सीबीआई पर पश्चिम बंगाल में लगने लगा। CBI and ED, they're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. ये संस्था जो है ये कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस देश में लॉ है, जो लॉ है, जो है आइन जो है उसके रास्ते में चलेंगे और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी। वही हुआ है, बंगाल भी यही चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में ही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। अब दोबारा मामला कोयले का ही है, जहां जांच जब पूरी होगी तब पूरी होगी। लेकिन फिलहाल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का हाथ और साथ दोबारा राजनीतिक खींचतान में काला ही दिखाया जा रहा है।
इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। और अब राजनीति के गलियारे से आई खबर की वो दस्तक जिसने कांग्रेस के हिस्से से एक राज्य और कम कर दिया। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी जब कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चला रहे थे, जब तेल की महंगाई के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में साइकिल चलाकर अपना विरोध जता रहे थे, तब कांग्रेस पुडुचेरी में सत्ता की सवारी से उतरकर पैदल हो गई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी आज बहुमत साबित नहीं कर पाए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब खबर देश के युवाओं के लिए लगातार दस्तक देती आज तक की मुहिम की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हमने आपको दिखाया था कि कैसे युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम एक नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं। आज दस्तक देने की बारी हरियाणा के नौजवानों का मुद्दा उठाने की है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में अब देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो, अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान, क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत आज तक। भारत के संविधान में जनता ही संप्रभु है, लेकिन फिर भी वक्त वक्त पर यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वाकई कानून की नजर में सब बराबर हैं? क्योंकि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को दोबारा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे रहे थे, मास्क नहीं लगाने के लिए दोष दे रहे थे, उसी दौरान पुणे में बीजेपी के पूर्व सांसद की शादी में बड़े बड़े वीआईपी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के नाम पर नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले ये नेता कौन है, आप भी देख लीजिए। अगर जनता नियमों को तोड़े तो वो बेइज्जत होती है। लेकिन अगर नेता ही कोरोना की आग को भड़काए तो फिर क्या होता है? इस सवाल की वजह ये तस्वीर है जिसमें कोरोना को लेकर बनाए गए हर नियम का उल्लंघन होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी उंगली जनता पर उठती है, मानो अकेली वही महाराष्ट्र में कोरोना फैलने के लिए दोषी हो। लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तल्ख अंदाज में जनता को चेताया। बोले अगर नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन के लिए तैयार रहे।
जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। लेकिन क्या वाकई में ये सच्चाई है? क्या जनता की वजह से ही नौबत लॉकडाउन तक पहुंच चुकी है? लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। पुणे में रविवार को हुई वीवीआईपी पार्टी आपको महाराष्ट्र में सबका साथ कोरोना का विकास की दास्तां सुनाएगी। मौका था बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी के जश्न का, जिसमें बधाई देने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। आप देख सकते हैं कि गुलदस्ता देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मास्क नहीं पहन रखा है। फडणवीस छोड़िए, मंच पर मौजूद किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। मंच के बाद अब इस पार्टी में नजर दौड़ाइए और देखिए, ये उस पुणे की तस्वीर है जहां पर कोरोना को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां जनता पर तो लगी हुई है, लेकिन नेताओं पर वो लागू नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आए लोग आपको बगैर मास्क के न दिखते। इस वीवीआईपी पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम चकनाचूर होते हुए देखा। ये देखिए, मंच पर खड़े ये लोग बिना मास्क लगाए पास खड़े हुए हैं। मंची की शादी के पूरे पंडाल को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो राज्य है जहां फैले कोरोना ने बाकी देश को डरा दिया है। लेकिन अफसोस, नेताओं का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हर दल का नेता यहाँ करता हुआ देखा। अब इन्हें देखिए, ये शिवसेना आणि त्यांना सगळ्यांनी एकमुखाने सांगितलं की लग्न समारंभांमध्ये जी गर्दी होती आहे, एकेका वेळेला 1000, 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोक येत आहेत आणि मग तो गोरज मुहूर्त असतो, त्याच्यामुळे मग नवरा नवरी कधी लग्न लावतात त्याची वाट बघत 1000, 2000, 3000 लोक जे बसलेले असतात आणि मास्क काढून ते गप्पा मारतात। काही लोकांना मास्क नसतोच, पण असतो ते पण काढून तिथे बोलत बसतात। अगर शादियां वाकई में कोरोना फैला रही हैं, तो फिर महाराष्ट्र के नेता शादियों में क्यों जा रहे हैं जिसमें लोग आसपास बैठते हैं, बातें करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हैं और नेता भी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एनसीपी खेमे में शरद पवार को लेकर चिंता बढ़ गई है, जो भुजबल के साथ ही शादी में शामिल हुए थे। उद्धव कैबिनेट में अब तक 5 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी चीफ होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जनता अपने नेता को देखती है और बर्ताव करती है। ये बात जर्मन चांसलर बखूबी समझती है। इसीलिए भाषण देने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मास्क माइक के पास छूट गया है, तो वो दौड़ती हैं और मास्क पहन लेती हैं। सोचिए, मर्केल जब जर्मनी मास्क पहनने की लोगों से अपील करेंगे, तो उनकी बात को भला कौन नहीं मानेगा।
पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र के सभी नेताओं को जर्मन चांसलर से सबक सीखने की जरूरत है, जिनकी सूझबूझ की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी पड़ोसी देशों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। वैसे भी महाराष्ट्र में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके अलावा यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम में 28 फरवरी तक के लिए पाबंदियां लागू की गई। यहां सिर्फ सुबह 9 से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल होंगे और 4 पहिया वाहन में सिर्फ 3 लोग सवारी कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में जनता कोरोना को गंभीरता से लेती हुई नहीं दिखती। बीएमसी के कमिश्नर अगले 10-12 दिन को बहुत अहम मान रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र भर से हमें जो तस्वीरें मिली है वो बहुत चिंताजनक है। मास्क क्यों नहीं लगा? मास्क है ना, इधर अभी क्या लगाएंगे? सब तरफ बोला है ना ये कोरोना बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है। तो लगाते हैं, मास्क जेब में ही है। कोरोना हो गया तो चलता क्या? हाँ ठीक है ना, अभी इधर कोई है भी नहीं ना। दम घुटता है सर, कोई कुछ भी हो। बड़ी संख्या में लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसा ही अगर रहा तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है। महाराष्ट्र के पुणे का ये हाल तब है जब राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो मास्क कोरोना से बचा सकता है, उसे न पहनने का सबके पास अपना बहाना है। आपने मास्क नहीं पहना, क्या क्या कहेंगे बताइए ना कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? है जरूरी। हम एक्चुअली बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर। लोगों की ऐसी ही लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लौट आया है। ये अमरावती जिला है जहां पर 1 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। प्रतिबंधक जहां पे लगाए हैं वहां पे नियम भंग नहीं किए और काउंट यदि कम आया तो फिर हम सोच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे जिले में ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना। महाराष्ट्र में हालात क्यों बिगड़ सकते हैं, ये समझने के लिए आप शिरडी चलिए, जहां लोगों को देखकर आप एक बार के लिए भूल जाएंगे कि महाराष्ट्र कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यहाँ लोगों में न 2 गज की दूरी है और न ही कोरोना की चिंता। लोग बिना मास्क या फिर आधा अधूरा मास्क लगाए दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा के शहर शिरडी में सब कुछ भगवान भरोसे है। जिन पुलिस वालों पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो लोग खुद यहाँ पर बिना मास्क लगाए बैठे हुए देखे जा सकते हैं। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक देश में शायद ही कोई होगा जो कोरोना के खतरे से अनजान हो, फिर भी लोग हैं कि मान नहीं रहे। शिरडी जैसी बेफिक्री आपको नागपुर में भी देखने को मिलेगी। कोरोना के खतरे के बीच नागपुर के सीताबर्डी बाजार में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं। कुछ ने मास्क पहना है तो बाकी बिना मास्क के ही कोरोना को न्योता देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नागपुर में प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा? जब ये सवाल हमने स्थानीय दुकानदार से किया तो इसने प्रशासन को ही लपेट लिया। प्रशासन का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। प्रशासन हॉकर्स लोगों को इतनी छूट क्यों दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नागपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। बाजार भी सिर्फ शनिवार और रविवार को खोले जाएंगे। साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही समाज के हर तबके को पीछे धकेल रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी तो रोज कमाने वालों का रोजगार छिन जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, लोगों के रोजगार पर बनाएगी। सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार की आय घटेगी। कुल मिलाकर सब प्रभावित होंगे। तो मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई है। मास्क न पहनने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मुंबई के लिए अगले 10 से 12 दिन बहुत अहम है।